जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल चाल है आप सभी का। तो उम्मीद है आप लोग तंदुरुस्त, जबरदस्त और मस्त हो गए। ठीक है, अभी हमको हानि भी दिया, मुंह फूल गया है, कोई बात नहीं। तो आप लोग का ध्यान केवल पढ़ाई पर होना चाहिए। तो आइए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, यानी कि मिश्रण में से उसके घटकों को कैसे सेपरेट करते हैं, अलग कैसे करते हैं। घटक का मतलब क्या, जिन जिनको मिला करके मिश्रण तैयार कर रहे हैं उनको कैसे सेपरेट करते हैं। तो देखो भैया, इसके कुल मिला करके कितने तरीके हैं, 8 तरीके हैं। 8 तरीकों से हम लोग क्या करते हैं, मिश्रण में से उनके घटकों को सेपरेट करते हैं। तो आइए एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं क्रिस्टलीकरण मेथड क्या होता है, यानी कि क्रिस्टलाइजेशन क्या है। तो आइए समझते हैं। तो क्रिस्टलीकरण मेथड यानी कि क्रिस्टलाइजेशन विधि के द्वारा किस प्रकार से किसी मिश्रण में से पदार्थ को अलग करते हैं, यह विधि समझते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है बच्चों, तो ध्यान से समझिए। जो पदार्थ क्रिस्टल के रूप में बन सकते हैं ना, उन्हीं को इस विधि के द्वारा जो है क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए फिटकरी का निर्माण जो है वह पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट के एक एक मोलर द्रव्यमान में मिलाकर पानी में घोल करके मिश्रण पहले तैयार किया जाता है। फिर उसके बाद से उसमें से फिटकरी को क्रिस्टलीकरण विधि के द्वारा क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। कैसे किया जाता है, तो सबसे पहले हम लोग जान रहे हैं, हम अभी बताएं अभी कि क्या पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट को एक एक मोल लेकर के, पानी का भी एक मोल लेकर के आपस में मिक्स कर दिया गया और बना दिया गया एक घोल। क्या कर दिया गया बच्चा, एक घोल तैयार कर दिया गया। अब हमें उसमें से फिटकरी को सेपरेट करना है। तो इसके लिए क्या कीजिए, पहले घोल दिए, घोलने के बाद थोड़ा सा गर्म करते हैं। क्या करते हैं बबुआ, गर्म करते हैं। जैसे ही थोड़ा गर्म करते हैं तो जो विलियन होता है, जो मतलब सोल्यूशन होता है, गाढ़ा हो जाता है। गाढ़ा होने के बाद रख देते हैं साइड में 1 घंटा 2 घंटे के लिए। 1 घंटे 2 घंटे के बाद वो ठंडा होने लगता है। जैसे जैसे ठंडा होने लगता है तो हम जानते हैं गर्म करने से जो है वो मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, छपटियाने लगते हैं। उनका जो है गतिज ऊर्जा जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है और वे खूब तेज गति करने लगती है। तो जब हम उसको पहले गर्म कर रहे थे तो उसमें जो जल के अणु थे वो क्या करने लगे थे, गति करने लगे थे। जब गति कर रहे थे एक दूसरे के बीच जो बॉन्ड का आकर्षण बल था उसको तोड़ करके क्या करने लगे थे, दूर होने लग रहे थे। जब दूर हो रहे थे तो उनके बीच स्पेस आ रहा था। स्पेस जैसे जैसे आ रहा था तो क्या हो रहे थे, उसमें जो है पोटेशियम सल्फेट एल्यूमिनियम सल्फेट आकर बीच में आ करके भरते जा रहे थे, गर्म कर रहे थे। तो फिर उसके बाद से क्या किया, फिर ठंडा किया। अब पानी कहेगा, हमको मूल अपने जगह पर जाना है, हट जा, हमारी जगह पर से हट जा, हमको अपने मूल जगह पर बैठना है। तो ठेलिया करके सब एक दूसरे को क्या करते थे, पानी के अणु जो है पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट को अपने जगह पर वापस जाने के लिए जो है क्या करते थे, उनको हटाने लगे, हटा करके पानी अपने एक दूसरे के पास चिपकने लगे। फिर उसके बाद से क्या हुआ, पोटेशियम सल्फेट एल्यूमिनियम सल्फेट को लतिया दिया गया। तो लतियाते ये एक जगह गोटियाने लगे, इकट्ठा होने लगे। तो गोटियाने लगने का कारण जो है ये धीरे धीरे क्रिस्टल के रूप में बनने लगते हैं। इसी कारण से 1 घंटा 2 घंटा के बाद जब हम देखते हैं तो हमें इनके क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं। तो देखिए क्रिस्टलाइजेशन मेथड के द्वारा किस तरह से हमने फिटकरी को प्राप्त कर लिया। ठीक है, ये क्या होंगे, जब पानी के जो जल के अणु है इनको लतिया करके हटाएंगे, अपने मूल जगह पर पहुंचेंगे तो ये इकट्ठा होने लगेंगे। ठीक है, इधर से पानी है ना एल्यूमिनियम सल्फेट को ढकेला और उधर से पानी का अणु जो है पोटेशियम सल्फेट को ढकेला। ये दोनों मिलकर के आगे लतियाते एक जगह आकर इकट्ठा हो गए। फिर उसके बाद ठंडा होते हैं ना, तो ठंडा होने के कारण ये क्रिस्टल के रूप में बन जाते हैं। तो इस तरीके से जो है ये चिपक करके क्या बन जाते हैं, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, जिसको हम लोग पोटास एलम भी कहते हैं, फिटकरी प्राप्त हो जाता है क्रिस्टलाइजेशन मेथड के द्वारा। अंडरस्टैंड, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए, ये तो हो गया फिटकरी को भी किस तरह, मतलब कि क्रिस्टलीकरण मेथड के द्वारा किस तरह प्राप्त करते हैं, इसको समझ लिए। एक और समझिए, नमक होता है ना, नमक को भी जो है क्रिस्टलाइजेशन मेथड के द्वारा सेपरेट किया जा सकता है। मान लीजिए पानी है, एक कंटेनर में हमने पानी ले लिया, उसमें नमक घोल दिया। ठीक है, नमक घोल करके खूब बढ़िया से उसका क्या बना दिया, मिक्सर बना दिया। अब क्या करेंगे, उसको गर्म करेंगे। क्या करेंगे, थोड़ा गर्म कर देंगे, इतना गर्म करेंगे कि पानी एकदम खौल लग जाए, थोड़ा सा बस गर्म हो गए। तो गर्म करने के बाद एक क्या कर लेंगे, एक रोप ले लेंगे, रस्सी, सूती कपड़ा, रेशम वाला नहीं बल्कि सूती वाला जो है क्या होता है, धागा होता है, उसमें इसके लटका देंगे, डाल देंगे। ठीक है, डाल देने उसके बाद से क्या होगा, धीरे धीरे जब गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद उसको फिर वापस 1 घंटा आधा घंटा के लिए ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। तो क्या देखेंगे, पानी के अणु जो होते हैं वो तो कुछ वाष्प बन के निकल जाते हैं और कुछ इधर उधर गति करते रहते हैं, लेकिन नमक के जो अणु होते हैं वह रस्सी के पास आ करके चिपकने लगते हैं, चिपक करके वो क्रिस्टल के रूप में बनने लगते हैं। तो देखिए क्रिस्टलाइजेशन विधि के द्वारा हमने नमक को भी अलग कर लिया पानी में से। ठीक है, इसी प्रकार से धावन सोडा देखिए, वॉशिंग सोडा भी जिसको कहते हैं, Na2CO3 इंटू 10H2O डेकाहाइड्रेट, यानी कि इसको मतलब कि हाइड्रेटेड फॉर्म में वॉशिंग सोडा को लीजिए। ठीक है, आप फार्मूला देख सकते हैं। तो वॉशिंग सोडा को ले लीजिए,
इसको भी जो है क्रिस्टलाइजेशन मेथड के द्वारा क्या किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है। मान लीजिए इसको पानी में घोल दिया गया है तो पानी को गर्म कीजिए, फिर ठंडा कीजिए, इसका भी क्रिस्टल बन जाएगा। इसी प्रकार से कैल्शियम सल्फेट ठीक है, CaSO4 और 2H2O ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है। इसको भी पानी में घोल दिया गया है, फिर इसको भी गर्म करके ठंडा करेंगे तो इसका भी क्रिस्टल बने लगेगा। उसी प्रकार से जो है और कॉपर सल्फेट भी होता है, CuSO4 × 5H2O। यदि इसको भी जो है क्रिस्टलाइजेशन मेथड के द्वारा क्या कर दिया जा सकता है, अलग किया जा सकता है। देखो एक बार और समझा देते हैं। क्रिस्टलाइजेशन मेथड में दरअसल होता क्या है, जिसको मिला करके घोल तैयार करते हैं ठीक है, फिर गर्म करते हैं तो थोड़ा और जगह खाली हो जाता है। जैसे पानी में घोलते हैं तो पानी के अणु दूर दूर भागने लगते हैं, उनके बीच जो है जिनको घोल रहे हैं वो आने लगते हैं, आ करके बैठने लगते हैं। फिर जब ठंडा करते हैं तो पानी के अणु अपने जो है मूल स्थान पर पहुंचने के लिए लतियाने लगते हैं, ठेलियाने लगते हैं और अपने अपने जगह पर बैठने लगते हैं पानी का अणु जुड़ करके। फिर जिनको ठेलियाया गया होता है वो भी इकट्ठा होने लगते हैं, एक दरी कहीं पर एक जगह पर इकट्ठा होने लगते हैं और ठंडा होते हैं। जब ठंडा करते हैं तो वो ठंडा होकर के क्रिस्टल के रूप में बन जाते हैं ठीक है। तो इसी कारण से जो है क्रिस्टलाइजेशन मेथड के द्वारा पानी में से वो सभी के सभी जो जिसको घोले गए होते हैं उसके क्रिस्टल अलग हो जाते हैं क्रिस्टलाइजेशन मेथड के द्वारा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ओके, तो अब चलिए नेक्स्ट समझते हैं आसवन विधि के द्वारा किस प्रकार से हम लोग जो है पदार्थ को सेपरेट करते हैं मिश्रण में से। अंडरस्टैंड, आइए इसको थोड़ा। तो चलिए अब हम लोग जो है आसवन मेथड से किस प्रकार से जो है किसी मिश्रण में से उनके पदार्थों को, उनके घटकों को अलग करते हैं ये समझते हैं ठीक है। तो इसमें दरअसल जो है यह भी एक प्रकार का वाष्पीकरण मेथड ही होता है और इसका इस्तेमाल दरअसल जो है दो लिक्विड वाले मिश्रण को अलग करने के लिए किया जाता है। अब इसको मैंने वाष्पीकरण विधि क्यों कहा, देखिए इसमें क्या किया जाता है, ओस बनाया जाता है। क्या किया जाता है, ओस मतलब कि क्या, वाष्प के कण बनाए जाते हैं। जैसे दो पदार्थों को मिक्स कर दिया गया है तो उसमें से जो है एक को वाष्प के रूप में कन्वर्ट कराया जाता है, फिर उसके बाद वापस ठंडा करके उसको लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है। इसलिए इसका अलग नाम रखा गया है, क्या, आसवन विधि। वाष्पीकरण में क्या किया जाता है, बस केवल क्या कर दिया जाता है, गर्म करके वाष्प बना करके छोड़ दिया जाता है, उससे कोई मतलब नहीं रहता है। लेकिन इसमें क्या किया जाता है, जिसको वाष्प बनाया जाता है ना उसको उससे मतलब होता है, उसको वापस फिर ठंडा करके लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है। इसलिए इसका अलग नाम दिया गया, क्या, आसवन विधि। इसमें दरअसल वैसे पदार्थ लिए जाते हैं जिनके टेम्परेचर का डिफरेंस कम से कम 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने चाहिए ठीक है। जैसे कि मान लीजिए दो लिक्विड, हमेशा याद रखिएगा कि आसवन विधि केवल लिक्विड वाले मिश्रण को ही अलग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें क्या किया जाएगा कि दो लिक्विड ऐसे लिए जाएंगे, दो लिक्विड का ऐसा मिश्रण लिया जाएगा जिनका अलग अलग जो है क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस कम से कम 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई पदार्थ है, जैसे एक लिक्विड हमने इधर एक कंटेनर में दूसरा ले लिया, दूसरा लिक्विड ले लिया हमने दूसरे कंटेनर में ठीक है। एक का जो कुछ अलग बॉइलिंग पॉइंट है और एक का कुछ अलग बॉइलिंग पॉइंट है ठीक है। कम से कम आसवन विधि इस्तेमाल करने के लिए कम से कम उनके बीच जो है माने क्वथनांक का यानी बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। अब ये क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे मान लीजिए पानी है, हमने वाटर ले लिया ठीक है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है कितना, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है भैया, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और एसीटोन ले लिया हमने, एसीटोन भी एक लिक्विड ही होता है ठीक है। एसीटोन भी क्या होता है, एक हमारा लिक्विड ही होता है ठीक है। तो इसका मान लीजिए हम, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 56 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है भैया, 56 डिग्री सेल्सियस। इनको मिक्स कर देंगे तो इनका जो मिक्सर बना है, अब इसको जो है आसवन विधि के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 44 डिग्री सेल्सियस। कितना है भैया, 44 डिग्री सेल्सियस, जो कि क्या है 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक है। यानी कि इनके बीच जो है बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस जो है कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक है। तो उन्हीं दो लिक्विड का मिश्रण जिनको मिलाने के लिए, जिन जिन पदार्थों को मिलाया है, उनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस यदि 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक है तो उन्हीं का इस्तेमाल हम जो है उन्हीं को अलग करने के लिए हम लोग आसवन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए इनका हम लोग अलग करने का तरीका समझते हैं। जैसे कि एसीटोन और वाटर के मिश्रण को किस प्रकार से हम आसवन विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं, आइए समझते हैं। इसमें क्या होता है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ठीक है। स्क्रीन पर देख सकते हैं एक इमेज दिया गया है। उस इमेज में जो है आपको जो है एक ग्लास का बीकर दिया गया है ठीक है, जो नीचे थोड़ा गोल है और ऊपर उसका जो है ट्यूब जो है वो पतला, मतलब कि मोटा एक पाइप है ठीक है। उसके बाद लेफ्ट साइड और जो है एक पतली नलिका निकली हुई है और उस नलिका पर जो है, उस नलिका के चारों तरफ जो है एक मोटा सा ग्लास का दूसरा जो है मतलब कि एक कवर किया गया है ठीक है उसको भी। और उसको जो है एंड में लास्ट में जाकर के एक दूसरे बीकर में क्या कर दिया जाता है, गिराया जा रहा है। दरअसल ये क्या है, ध्यान समझिए। तो जो बीकर है ना, जो गोल अंडाकार दिखाया जा रहा है आपको इमेज में देख सकते हैं, उसमें जो है जैसे मान लीजिए हम एसीटोन और वाटर के मिश्रण को क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। तो एसीटोन और वाटर के मिश्रण को उस बीकर में ले लिया गया है ठीक है, और उसको क्या किया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है।
तो देखिए वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो तो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये जल्दी ओस नहीं बनेगा, यानी वाष्प के रूप में जल्दी कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट करने का मतलब क्वथनांक, क्वथनांक का मतलब होता है जिस पर वो खौल करके वाष्प बनने लगे, उसी टेम्परेचर को क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो एसीटोन को जैसे ही गर्म करते जाएंगे, गर्म करते जाएंगे, गर्म करते जाएंगे, तो 56 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा सा जैसे ही अधिक हो गया टेम्परेचर, तो वो क्या करने लगेगा, एसीटोन वाष्प में रूप में कन्वर्ट होने लगेगा। और वाष्प रूप में जब वो कन्वर्ट होगा तो देखेंगे बीकर के ऊपर जो नलिका है, पतली नलिका, उसमें ऊपर की तरफ उठने लगेगा। ऊपर की तरफ उठते 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 धीरे धीरे जो है, अब उसको आगे ऊपर जाने के लिए तो कोई जगह नहीं, ऊपर तो बंद कर दिया गया है। फिर बाएं तरफ लेफ्ट साइड की नलिका की ओर आगे बढ़ेगा। और जब लेफ्ट साइड की नलिका की ओर आगे बढ़ेगा तो जो चारों तरफ मोटा, जो मतलब कि एक तरीके से बेलन की तरह मोटा कवर किया गया है ग्लास का, उसमें जो है एक दूसरे साइड से ठंडा पानी प्रवाहित किया जाता है। जो मोटा नलिका है ना, उसमें ठंडा पानी को क्या किया जाता है, प्रवाहित किया जाता है। और जो गैस बन के जा रहा है तो गैस का टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होता है, तो जब वो ठंडे पानी के संपर्क में आता है तो वो क्या होने लगता है, वो ठंडा होकर के वाष्प से फिर वापस जो है लिक्विड में कन्वर्ट होने लगता है। लिक्विड में कन्वर्ट होते होते धीरे धीरे जो है दूसरे साइड से, दूसरे मतलब कि नलिका से नीचे बीकर में गिरा दिया जाता है, ठीक है। और ये जो पानी आ रहा था, इसको ये नहीं कि एक बार पैक कर दिया गया इसमें ठंडा पानी, नहीं, उसको भी बहाते जाया जाता है। यानी कि ये नहीं कि उसको जो है एक बार ले करके भर दिया गया और छोड़ दिया गया, नहीं, वो भी बहते रहता है, निकलते रहता है। क्योंकि अगर एक बार फिक्स कर दिया गया ठंडा पानी तो धीरे धीरे वो भी गर्म हो जाएगा, क्योंकि जो है वाष्प के रूप में जो एसीटोन के कण उधर जा रहे हैं, गर्म रहते हैं, तो उष्मा को वो सोखेगा पानी, ठंडा पानी क्या करेगा, मतलब कि उसकी एनर्जी को सोखेगा, धीरे धीरे वो भी गर्म होने लगेगा। तो इस तरीके से कुछ घंटों बाद, बहुत सारे घंटों के बाद अगर हम देखेंगे तो क्या होगा कि जो पानी के अणु है वो भी गर्म हो गए। तो जब वो खुद गर्म हो जाएंगे तो कहाँ से वापस ठंडा करेंगे, तो इसलिए उनको भी लगातार बाहर निकाला जाता है। तो इस विधि के द्वारा हम देख रहे हैं कैसे एसीटोन और वाटर के मिश्रण को अलग कर रहे हैं। इस विधि को कहते हैं आसवन मेथड। अंडरस्टैंड। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट समझेंगे वर्ण लेखन मेथड के द्वारा किस प्रकार से हम लोग मिश्रण को अलग करते हैं, ठीक है। और ये समझते हैं इसमें क्या होता है, ध्यान से समझिए। वर्ण लेखन में क्या होता है, वर्ण लेखन में दरअसल जो है वर्ण लेखन का इस्तेमाल जो है स्याही को बनाने के लिए जिन जिन रंगों का इस्तेमाल किया गया है उन कलर्स को अलग करने के लिए किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें जो है एक पेपर लिया जाता है, क्या किया जाता है भैया, पेपर लिया जाता है, ठीक है। पेपर में कहीं पर एक स्याही का डॉट बना दिया जाता है, क्या किया जाता है, स्याही का डॉट बना दिया गया, अंडरस्टैंड। और उसको क्या कर दिया जाता है, इसको उठा करके ये दूसरा जो बीकर है इसमें पानी भरा दिया जाता है, ठीक है। तो कम से कम इतना तक डुबाया जाता है। कहाँ तक डुबाया जाता है बबुआ, इतना तक डुबाया जाता है। डुबाने के बाद वर्ण लेखन का इस्तेमाल हमेशा याद रखिएगा स्याही के रंगों को अलग करने के लिए किया जाता है, अंडरस्टैंड। कोई जरूरी नहीं है स्याही के कलर को ही अलग करने के लिए किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल जो है अन्य कलर में भी, मान लीजिए कोई और भी मतलब कि लिक्विड बनाया गया होगा जिसमें कई प्रकार के कलर का इस्तेमाल किया गया होगा, तो उनको भी अलग करने के लिए भी वर्ण लेखन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग क्या जी, क्रोमेटोग्राफी, अंडरस्टैंड। तो क्या कर देंगे, इसको डुबा देंगे, कम से कम इतना डुबाएंगे। डुबाने के बाद क्या होगा, पानी जो है ऊपर की तरफ भागेगा, क्योंकि हम जानते हैं टेम्परेचर का बहाव जो होता है वो कम ताप से उच्च ताप की होता है। तो कागज सूखा हुआ है, इसमें टेम्परेचर कम है और पानी थोड़ा ठंडा होता है। तो जब इसको डुबोएंगे तो पानी ऊपर की तरफ क्यों भागेगा, क्योंकि ऊपर जो है थोड़ा सूखा सूखा है, ज्यादा तापमान, मतलब कि सूखा है तो इसका तापमान पानी के तापमान से ज्यादा होता है, तो पानी ऊपर की तरफ भागने लगेगा। टेम्परेचर नहीं भागेगा। कोई खाली टेम्परेचर क्यों नहीं भाग सकता, अरे भैया टेम्परेचर को भागने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, तो पानी भी माध्यम बना है, उसी के अंदर में टेम्परेचर है। तो क्या करेगा, धीरे धीरे पानी जो है ये सोखने लगेगा, कागज सोखने लगेगा, ऊपर की तरफ बढ़ने लगेगा। तो जैसे ही पानी ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो जिन जिन घटकों को मिला करके, जिन जिन घटक मतलब जिस कलर वाले लिक्विड को मिला करके एक कलर का जो है एक लिक्विड तैयार कर दिया गया जिसको स्याही कहते हैं, उसका पानी के अंदर जो घुलनशीलता होता है वो अलग अलग होता है। कोई 1 घंटा बाद घुलेगा, तो कोई आधा घंटा बाद घुलेगा, तो कोई 15 मिनट में ही घुल जाएगा, कोई 4 मिनट में ही घुल जाएगा। तो जिन जिन घटकों से मिल करके ये एक बूंद स्याही बना है ना, उन सबकी घुलनशीलता पानी में अलग अलग हो गई। कोई बहुत जल्दी घुल जाएगा, कोई थोड़ी देर बाद घुलेगा, कोई उसके बाद घुलेगा, कोई और देर बाद घुलेगा। तो इससे क्या होगा कि जब हम इस कागज के टुकड़े को इसमें बोरेंगे, इसमें डुबोएंगे, तो क्या जानते हो क्या होगा, जब पानी को या कागज सूखेगा तो पानी ऊपर की तरफ बढ़ेगा। तो इस तरह से ये हमारा स्याही का डॉट हो गया।
तो जब पानी ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो जो पहले ही घुल जाएगा, जो घटक पहले घुल जाएगा वो पानी के साथ आगे बढ़ जाएगा, सबसे ऊपर चला जाएगा। फिर उसके बाद जो थोड़ी देरी से घुलता है तो वो थोड़ा देरी बाद घुलेगा तो वो थोड़ा यहाँ पर आएगा। फिर उसके बाद जो उससे भी देरी से घुलता है वो इसके नीचे आ जाएगा। इस तरीके से एक स्पेक्ट्रम तैयार हो जाएगा, एक मतलब कि एक लेखन स्पेक्ट्रम कोई लेखन कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग कलर्स का स्पेक्ट्रम तैयार हो जाएगा। कोई सबसे नीचे होगा कोई अलग कलर का, कोई उसके बाद दूसरे का कलर का, कोई डॉट दिखाई देगा या कलर दिखाई देगा। फिर उसके बाद जो सबसे टॉप पे होगा वो अलग अलग कलर का एक मतलब कि कह सकते हैं पट्टिका दिखाई देगी, एक स्पेक्ट्रम दिखाई देगा। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, एक रंग का जो मतलब कि हमारा स्याही था, जो एक कलर का दिखाई दे रहा था, जो अलग अलग घटकों से मिला करके इसको बनाया गया था, उन अलग अलग घटकों को हमने वापस क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। किस विधि के द्वारा, क्रोमेटोग्राफी यानी कि वर्ण लेखन विधि के द्वारा, ठीक है। पानी को जैसे ही कागज ने सोखा तो पानी ऊपर की तरफ बढ़ते चला गया, तो जो सबसे पहले घुल सकता था वो पानी के साथ पहले ही आगे बढ़ गया। फिर जो बाद में घुला वो उसके बाद नीचे ही रहा, फिर जो और बाद में घुला वो नीचे ही रहा, जो और बाद में घुला वो और नीचे ही बढ़ करके यहीं तक पहुंचा था, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग कलर की पट्टी हमने क्या कर लिया, अलग अलग कलर्स के जो भी मतलब कि घटक थे उनको हमने क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया, अलग कर लिया, ठीक है। तो यह होता है हमारा क्या, क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग जो है वाष्पीकरण यानी कि एवापोरेशन प्रक्रिया के द्वारा किस प्रकार से मिश्रण में से एक घटक को वाष्प के रूप में कन्वर्ट करके अलग करते हैं, समझते हैं। ध्यान दीजिए, वाष्पीकरण का मतलब हुआ वाष्प के रूप में कन्वर्ट करना। क्या करना भैया, वाष्प के रूप में कन्वर्ट करना। और जनरली कोई भी चीज वाष्प के रूप में कब कन्वर्ट होती है, जब हम उसको गर्म करते हैं। क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, वाष्पीकरण प्रक्रिया को जो है तभी अपनाया जाता है जब उसमें किसी को हम लोग जो है कोई ऐसा मिश्रण तैयार कर लिया गया है जिसमें से उसमें से किसी एक को वाष्प के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है गर्म करने पर, तभी यह प्रक्रिया अपनाया जाता है। क्या किया जाता है, क्या करने के लिए, उन दोनों में से उन दोनों घटकों को सेपरेट करने के लिए यानी अलग करने के लिए। जैसे मान लीजिए जो हमने सोडियम क्लोराइड और पानी को क्या कर लिया है, एक में मिला करके घोल बना लिया है, मिश्रण तैयार कर दिया है, ठीक है। जिसमें दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। लेकिन कैसे, एक का बहुत ही कम होना चाहिए, एक का बहुत ही ज्यादा होना चाहिए। जैसे हमने मान लिया सोडियम क्लोराइड और पानी, इन दोनों को मिला करके क्या कर लिया है, हमने मिश्रण तैयार कर लिया है, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड यानी कि एक मिनट चक ले लें हम, तो सोडियम क्लोराइड जिसको हम लोग नमक कहते हैं, ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 1076 केल्विन। कितना होता है भैया, 1076 केल्विन होता है, ठीक है। केल्विन में कहें तो इतना होगा, और नहीं तो क्या कर दीजिए 273 इसमें से घटा दिए तो डिग्री सेल्सियस में हो जाता है, ठीक है। उसके बाद से क्या करेंगे, पानी यानी H2O हमने लिया है ना, तो इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 373, लगभग 373 केल्विन होता है, ठीक है। अब देखिए इन दोनों का घोल जो हम बना लिए हैं, मिश्रण तैयार कर लिए हैं, तो इसमें जो है वाष्पीकरण की प्रक्रिया के द्वारा हम इन दोनों को अलग कर सकते हैं। कैसे, कंटेनर में इनको हम क्या कर लेंगे, पहले ले लेंगे, ठीक है। तो इसमें H2O भी हो गया यानी पानी भी हो गया, और NaCl हमने भी क्या कर लिया है, दोनों को ले लिया है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, स्टोव पर रख करके इन दोनों को गर्म करेंगे। क्या करेंगे भैया, इन दोनों को जो है हम लोग गर्म करेंगे। तो जब गर्म करेंगे तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन है, तो मात्र इतना ही टेम्परेचर आएगा तो पानी वाष्प के रूप में बन करके क्या होने लगेगा, निकलने लगेगा। वाष्प के रूप में क्या होगा, वाष्प के रूप में यानी गैस के रूप में बन करके क्या होने लगेगा, बाहर निकलने लगेगा। उसको हम एक पाइप को द्वारा कहीं अलग ही क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे, स्टोर करके वापस ठंडा कर देंगे, तो वापस पानी के रूप में वह कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से जो बच जाएगा वो केवल सोडियम क्लोराइड यानी नमक रह जाएगा, और एक अलग कंटेनर में हमने पानी को गैस के रूप में जो कन्वर्ट होते हुए आया, कंटेनर में हमने ठंडा करके वापस पानी के रूप में कन्वर्ट कर लिया। तो इस तरीके से हमने सोडियम क्लोराइड यानी नमक और पानी को क्या कर लिया है, वाष्पीकरण प्रक्रिया के द्वारा अलग कर लिया है। वाष्पीकरण प्रक्रिया का मतलब होता है वाष्प के रूप में कन्वर्ट करना। तो किसको वाष्प के रूप में कन्वर्ट किया, पानी को। क्यों, क्योंकि पानी का बॉइलिंग पॉइंट कम था और जो सोडियम क्लोराइड था उसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक था। तो वाष्पीकरण प्रक्रिया जनरली तभी अपनाया जाता है जिसमें जो घटकों को मिला करके हमने मिश्रण तैयार किया है उसमें एक का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम है और दूसरा का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा है। तो बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होने के कारण, और दूसरा कारण क्या कि उसमें एक को जो है वाष्प के रूप में कन्वर्ट किया जा सके, तभी हम जो है वाष्पीकरण प्रक्रिया के द्वारा क्या करते हैं, उन दोनों को सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं। तो जिस प्रकार से ये सोडियम क्लोराइड और जल के मिश्रण को हमने अलग किया वाष्पीकरण प्रक्रिया के द्वारा। उम्मीद है आपको ये जरूर समझ में आए होंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं, ठीक है। ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया के द्वारा किस प्रकार से हम लोग जो है मिश्रण में से उनके घटकों को सेपरेट करते हैं, यह समझते हैं, ठीक है। आइए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में आओगे तो, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जो है हम लोग ऊर्ध्वपातन, क्या जी, ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया यानी सब्लिमेशन के द्वारा किस प्रकार से जो है मिश्रण के घटकों को सेपरेट करते हैं। तो ध्यान दीजिए, समझिएगा थोड़ा ध्यान से।
ऊर्ध्व का मतलब होता है ऊपर की तरफ भागना, पातन का मतलब ताप देने के द्वारा। तो जब किसी को टेम्परेचर देते हैं, ताप देते हैं, तो तुरंत गैस में कन्वर्ट होने लगे, ठोस से सीधे गैस में कन्वर्ट होने लगे, तो इसी प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया कहा जाता है। और जनरली जो है यह प्रक्रिया तभी अपनाया जाता है जब कोई ऐसा ठोस हो जो गर्म करने पर तुरंत जो है क्या होने लगे, गैस के रूप में कन्वर्ट होने लगे, तो उन्हीं के लिए ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया अपनाया जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए हमने जो और वो पदार्थ मैंने क्या हमने बताया कि वो कैसे होने चाहिए, ऊर्ध्वपातित होने वाले होने चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कपूर भी क्या होता है, ऊर्ध्वपातित हो सकता है। ठीक है, आयोडीन भी क्या हो सकता है, ऊर्ध्वपातित हो सकता है। ठीक है, यानी कि गर्म करेंगे तो ठोस से सीधे गैस में कन्वर्ट होने लगेंगे। फिर उसके बाद से सोडियम अमोनियम क्लोराइड, जैसे कि क्या है, NH4Cl। ठीक है, तो ये तीनों जो है पदार्थ हैं ये ऊर्ध्वपातित होने लगते हैं, यानी कि जब भी इनको गर्म करते हैं तो तुरंत ठोस से गैस में कन्वर्ट होने लगते हैं। तो मान लीजिए इनको किन्हीं के साथ हमने मिला करके मिश्रण तैयार कर दिया गया है। ठीक है, और हम चाहते हैं कि उन जिसके साथ मिलाए हैं उसको इनसे अलग कर दे। तो अलग करने के लिए जैसे मान लीजिए कपूर और सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक को दोनों को मिला करके हमने पीस करके क्या कर लिया, आपस में मिला करके मिश्रण तैयार कर लिया है। ठीक है, अब इनको हम क्या करना चाहते हैं, सेपरेट करना चाहते हैं, अलग करना चाहते हैं। तो किस प्रक्रिया को अपनाएंगे, ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन प्रक्रिया को अपनाएंगे। सब्लिमेशन प्रक्रिया क्या कहता है कि जो भी ऊर्ध्वपातित होने वाला पदार्थ है वो तुरंत कम ही टेम्परेचर पर जो है क्या होने लगेगा, गैस के रूप में कन्वर्ट होने लगेगा ठोस से सीधे। जैसे मान लीजिए हमने सोडियम क्लोराइड कपूर को ले लिया, इनका चूड़ तैयार कर लिया, मिश्रण बन गया। ठीक है, अब इनको क्या कर लेते हैं, ग्लास के फ्लास्क में हम इनको क्या कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं। ग्लास के फ्लास्क में इसको रख करके, ग्लास का फ्लास्क का मतलब यह एक कांच का बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, उसमें क्या कर लिए हमने, सोडियम क्लोराइड और कपूर दोनों के चूड़ को ले लिया। ठीक है, नीचे से आग लगा करके गर्म कर अंगीठी रख करके क्या करेंगे, इसको जब गर्म करेंगे तो कपूर जो है लगभग 140 से 140 या 150 डिग्री सेल्सियस पर आते आते ये तुरंत गैस के रूप में कन्वर्ट होने लगेगा। लेकिन यह जो है सोडियम क्लोराइड 1000 कितना जी 76 केल्विन, 1076 केल्विन, इसमें अगर हम लोग 273 जोड़ देते तो ये कितना है, लगभग 340। अगर इसमें जो है हम लोग 273 जोड़ दें, 273 जोड़ दें तो कितना हो गया, 3 और 4 7 4 11 1, यानी कि लगभग ये 400 या 450 तक ये जो है 400 या 450 कपूर जो है 400 या 450 केल्विन टेम्परेचर पर ही क्या होने लगेगा, ठोस से सीधे गैस में कन्वर्ट होने लग रहा है। लेकिन सोडियम क्लोराइड को जो है 1076 केल्विन चाहिए तब यह गलेगा या फिर वाष्प में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो इसलिए क्या करते हैं, जब गर्म करते हैं तो जो कपूर के कण होते हैं तुरंत ठोस से गैस में कन्वर्ट होने लगेंगे और ऊपर की तरफ भागने लगेंगे। ऊपर हम लोग कॉटन लगा देंगे, कॉटन का मतलब रुई लगा देंगे। जब रुई लगा देंगे तो जो है जो कपूर के जो कण है वाष्प के रूप में आ रहे हैं यहाँ पर धीरे धीरे इकट्ठा होने लगेंगे। तो नीचे का टेम्परेचर तो ज्यादा है लेकिन ऊपर का टेम्परेचर कम है ना, तो यहाँ पर धीरे धीरे ये जो है गैस जो है वापस जो है ठंडा होकर के ठोस में कन्वर्ट होने लगेंगे। तो इस तरीके से जो है यहाँ जो कॉटन है, रुई जो है, यहाँ पर जो है हमने केवल और केवल कपूर के ही कणों को इकट्ठा कर लिया, अलग करके गैस के रूप में सब ऊपर चले गए और उनको कपूर के कणों को इकट्ठा अलग कर लिया और नीचे बच गए केवल क्या, सोडियम क्लोराइड। तो इस तरीके से जो है सब्लिमेशन प्रक्रिया के द्वारा यानी कि ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया के द्वारा क्या कर सकते हैं, जो ऊर्ध्वपातित होने वाले पदार्थ हैं यदि उनको किसी के साथ मिला करके कोई मिश्रण तैयार किया गया है उनको सेपरेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो उम्मीद है मुझको कि अभी आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं जिसका नाम है अवसादन। ध्यान समझिए, अवसादन का मतलब होता है भारी चीज को नीचे तलहटी में बैठा देना। अवसादन का मतलब क्या होता है, भारी चीज को नीचे तलहटी में बिठा करके सेपरेट कर देना मिश्रण के घटकों को। जैसे मान लीजिए जो है कोई ऐसे दो घटक को मिलाया है, हमने मिश्रण तैयार किया है जिसमें एक घटक के सारे कणों का भार जो है दूसरे का से ज्यादा है, तो जिसका भार ज्यादा होगा ग्रेविटी उसको खींच करके तलहटी में बिठा देगा। तो इस प्रक्रिया के द्वारा भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं दो मिश्रण के घटकों को। तो हमेशा याद रखिएगा अवसादन प्रक्रिया जो है वह केवल और केवल सस्पेंशन के लिए यूज किया जाता है। सस्पेंशन वाले मिश्रण को, सस्पेंशन पढ़ ही चुके हो, निलंबन को कहते हैं। देखिए, ना ही अवसादन की प्रक्रिया का इस्तेमाल जो है हम लोग किसी होमोजीनियस मिक्सचर में कर सकते हैं, ना ही कोलाइडी विलयनों के लिए कर सकते हैं। ठीक है, केवल और केवल किसके लिए कर सकते हैं, सस्पेंशन वाले विलयन या मिश्रण जो भी कहिए इनके लिए कर सकते हैं। ठीक है, हम होमोजीनियस मिक्सचर में क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि होमोजीनियस मिक्सचर के जो कण होते हैं बहुत ही हल्के होते हैं, ये कभी भी नीचे नहीं बैठेंगे। जो ब्राउनी मोशन होता रहेगा ना, तो ब्राउनी मोशन जो है होने के कारण इसमें सभी कण गतिमान रहते हैं, नीचे बैठते ही नहीं है क्योंकि इसके कण भारी नहीं हल्के होते हैं। कोलाइडी विलयन में भी कण बहुत छोटे होते हैं, इतना भी बहुत ही मतलब कि एकदम होमोजीनियस के बराबर तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा होमोजीनियस के कणों से ज्यादा होते हैं।
लेकिन इतना भी बड़े नहीं होते हैं कि ये भारी हो जाए और नीचे तलहटी में बैठ जाए। तो इसलिए जो है इनको 3 घंटा 4 घंटा 1 महीना 2 घंटा कितना भी रखिए ना, ये नीचे जल्दी नहीं बैठेंगे। तो कोलाइडी विलेन और होमोजीनियस के लिए यह काम नहीं करता है। केवल किसके लिए? सस्पेंशन वाले विलेनों के लिए। जैसे ये चाक है, चाक को पानी में घोल देंगे तो सस्पेंशन तैयार हो जाएगा, ठीक है। 3 घंटा 4 घंटा बाद, 3 घंटा 4 घंटा छोड़ने के बाद, जैसे मान लीजिए हमने किसी पानी में घोल दिया है चाक को, तो 3 घंटा 4 घंटा छोड़ देंगे तो जो चाक के कण होते हैं बहुत ही भारी होते हैं, बड़े होते हैं। तो 3 घंटा 4 घंटा बाद ये जो तलहटी में जाकर के बैठ जाते हैं अवसाद के रूप में। अवसाद का मतलब अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाएंगे तलहटी में। इस तरीके से पानी अलग हो जाएगा और ये चाक के कण सभी क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। तो इस प्रक्रिया का इस्तेमाल केवल केवल किसके लिए किया जाता है? सस्पेंशन वाले विलेनों के लिए किया जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए किसी ऐसे घटकों को हम पानी के अंदर घोल रहे हैं, किसी लिक्विड के अंदर घोल रहे हैं जिसके कण थोड़ा ज्यादा भारी है, ठीक है। ये ठोसों के लिए नहीं है, ये नहीं कि ठोस को ठोस में घोल दिया था अवसादन का प्रक्रिया उसमें अपना लेंगे, ना 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 ना, जरूर उसमें कोई ना कोई एक लिक्विड होना चाहिए। और जिसको घोल रहे हैं वह जब उसमें घुल ले तो हमेशा सस्पेंशन वाला विलियन बने, तभी यह प्रक्रिया हम इस्तेमाल कर सकते हैं। किसका? अवसादन, जिसको हम लोग कह सकते हैं क्या? सेडिमेंटेशन की प्रक्रिया, ठीक है। तो सेडिमेंटेशन जो है केवल केवल सस्पेंशन वाले विलियन के लिए। तो मान लीजिए हमने पानी ले लिया, ठीक है, इसमें धूल का कण या फिर ये चाकी घोल दिया है, ठीक है। अब क्या कर देंगे? खूब बढ़िया हिला देंगे, सस्पेंशन तैयार हो गया, ठीक है। अब क्या कर देंगे? 4 घंटा 5 घंटा आराम से छोड़ देंगे। तो 4 घंटा 5 घंटा बाद जो भी भारी कण है वो तलहटी में बैठ जाएंगे। तलहटी में क्या हो जाएंगे? बैठ जाएंगे। तलहटी का मतलब जो पेनी, पेना, उसमें क्या हो जाएंगे? सभी बैठ जाएंगे। किसके कण? चाक के कण या धूल के कण। और पानी ऊपर उतरा जाएगा, ठीक है। अब क्या कर देंगे? हम इसको जो है उठाएंगे और आराम से एक डंडी के सहारे धीरे 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 करके सारी पानी को दूसरे बीकर में निकाल देंगे। जिस तरह से पानी सेपरेट हो गया और जिसको डाले थे विलेय के रूप में वो भी क्या हो गया? सेपरेट हो गया। अंडरस्टैंड? तो इस तरीके से अवसादन यानी सेडिमेंटेशन प्रक्रिया के द्वारा भी क्या करते हैं? मिश्रण के घटकों को सेपरेट करते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को यह भी समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग निस्यंदन समझेंगे, अब केंद्रण समझेंगे, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे निस्यंदन। निस्यंदन का मतलब होता है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? छानना। जिस प्रकार हमारी मम्मी जो है चाय छानती है, छलनी लगाकर, चाय छन्नी लगा करके चाय को छानने का काम करती है, तो क्या होता है? भारी कण जो होते हैं, बड़े बड़े जो कण होते हैं, वह जो छन्नी का जो जाली इस्तेमाल किया जाता है उसका जाली बहुत ही छोटा होता है। तो उसमें पानी या लिक्विड के जो भी कण होते हैं वो तो बह के निकल जाते हैं, लेकिन जो भारी कण होते हैं, बड़े कण होते हैं, वो उसी में टंग जाते हैं, हिल ही नहीं पाते हैं, पार ही नहीं हो पाते हैं। तो दरअसल वही प्रक्रिया है क्या? निस्यंदन, ठीक है। अभी ध्यान रखिएगा, निस्यंदन जो प्रक्रिया है वो केवल और केवल किसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा? निस्यंदन में जो है हमेशा फिल्टर पेपर इस्तेमाल किया जाता है। किसका भैया? फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर देखे हो भैया? फिल्टर पेपर देखो भैया, स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिल्टर पेपर कुछ इस प्रकार से होता है, कागज के टुकड़े के रूप में होता है, ठीक है। इसके कण मतलब इसके जो लेयर होता है उसमें बारीक छेद होता है। इतना बारीक छेद होता है कि जल्दी कुछ गुजर नहीं सकता है। केवल केवल पानी के कण गुजर सकते हैं, होमोजीनियस के कण गुजर सकते हैं और कोलाइडी विलियनों के। किसके लिए? होमोजीनियस मिक्सचर जितना भी बना है, समांगी मिश्रण, उसके भी कण जो है फिल्टर पेपर से गुजर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से कोलाइडी विलियन के भी कण बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। तो इसके भी कण फिल्टर पेपर से गुजर सकते हैं। लेकिन 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 सस्पेंशन के जो कण होते हैं वो फिल्टर पेपर से गुजर नहीं सकते हैं, आर पार नहीं हो सकते हैं, क्योंकि सस्पेंशन के कण जो है बहुत ही बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। लेकिन किसके? जिसको घोल रहे हैं और जो जिसके कण जो है सस्पेंशन वाले कणों के साइज के बराबर हो जाए। जैसे कि सस्पेंशन वाले कणों का साइज क्या होता है? क्या होता है? 100 नैनोमीटर से बड़ा, 100 नैनोमीटर से बड़ा, ठीक है। तो 100 नैनोमीटर से बड़े कण यदि किसी विलेय के हैं, जो किसी विलायक में घोल रहे हैं, किसी विलायक का मतलब सॉल्वेंट और विलेय का मतलब क्या? सॉल्यूट। तो मान लीजिए कोई ऐसा एक लिक्विड है, जैसे मान लीजिए पानी को ही सबसे बढ़िया इस्तेमाल के रूप में हम समझाने के लिए ले सकते हैं। तो पानी कण बहुत ही छोटे होंगे तो इसके कण तो पार हो जाएंगे, लेकिन 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 चाक के कण तो नहीं पार होंगे। तो मान लीजिए चाक को घोल दिया गया है पानी में, ठीक है। तो अब ये बना दिया क्या? सस्पेंशन। क्या बना दिया भैया? सस्पेंशन। तो जब फिल्टर पेपर से जो है हम इनके मिश्रण को गुजारेंगे तो जितने भी कण रहेंगे ना, किसके? सॉल्यूट के, यानी कि जो जिसके मिलाने के कारण सस्पेंशन तैयार हो रहा है उसके कण बड़े ही रहेंगे हमेशा। तो जब उसको हम लोग जो है फिल्टर पेपर से उसके विलियन को गुजारेंगे, सस्पेंशन को गुजारेंगे, तो जो भारी कण और बड़े कण होंगे वो फिल्टर पेपर क्या हो जाएंगे? अटक जाएंगे, इसी पर रुक जाएंगे, क्योंकि इसके कण जो होते हैं, इसका जो छेद होता है बहुत ही बारीक होता है, ठीक है। लेकिन सस्पेंशन के कण बड़े होते हैं तो उसी पर अटक जाएंगे। और जिसके छोटे कण होंगे वो क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे, नीचे बह करके चले जाएंगे। जैसे क्या?
पानी, तो पानी क्या हो जाएगा, पार होकर के नीचे चला जाएगा। तो नीचे जब चला जाएगा तो उसको किसी बीकर में, किसी परखनली में क्या कर लेंगे हम, उसको जो है एकत्रित कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है। उसमें हम लोग क्या कर लेंगे, उसको इकट्ठा कर लेंगे। तो इस तरीके से जो है सस्पेंशन में भी सस्पेंशन में भी हम क्या कर सकते हैं, जो घटक मिला करके हमने सस्पेंशन तैयार किया है उनके घटकों को अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। जैसे चाक के कण क्या हो जाएंगे, फिल्टर पेपर पर ही अटक जाएंगे और पानी क्या हो जाएगा, नीचे अलग हो जाएगा। इस तरीके से देखिए हमने सस्पेंशन के भी घटकों को क्या कर लिया, फिल्ट्रेशन के द्वारा यानी निस्यंदन प्रक्रिया के द्वारा सेपरेट कर लिया, अलग कर लिया, ठीक है। तो उम्मीद है आपको यह भी समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग अपकेंद्रण विधि के द्वारा किस प्रकार से मिश्रण के घटकों को सेपरेट करते हैं समझते हैं, ठीक है। अपकेंद्रण का मतलब होता है अपने केंद्र की तरफ अपने केंद्र को ही आधार बना करके चारों तरफ नचा करके भारी चीजों को अलग कर देना छोटे हल्के वाले चीजों से। नहीं समझ में आया, आप समझाते हैं, ध्यान से देखिए अपकेंद्रण का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिए। अपकेंद्रण का मतलब होता है अपने केंद्र की ओर भारी चीजों को नचा करके भारी चीजों को हल्के चीजों से सेपरेट करवाना, इसी प्रक्रिया को अपकेंद्रण कहते हैं। दरअसल इसमें क्या होता है कि किसी चीज को सेंटर मान करके, किसी चीज को क्या करके सेंटर मान करके, केंद्र मान करके, ठीक है, क्या किया जाता है, इसके चारों तरफ कोई चीजों को नचाया जाता है, घुमाया जाता है। तो जब अपने केंद्र की तरफ किसी चीज को अपने केंद्र के सहारे नचाता है तो जो भारी चीज होता है ना, वो यदि किसी चीज में मिल करके किसी मिश्रण में मिला हुआ है तो भारी चीज होता है हल्का चीजों को छोड़ देता है। दरअसल जो है जो सेंटर में खड़ा हुआ होता है वो क्या करता है, इसके चारों तरफ जब किसी चीज को नचाया जाता है ना, खूब नचाया जाता है ना, तो जो भारी चीज होता है ना उसकी ओर सेंटर के द्वारा एक फोर्स ढकलाव का लगता है। ये क्या करता है, धकलाव का जो फोर्स लगता है सेंटर के द्वारा, जैसे मान लीजिए हम नचा रहे हैं ऐसे, तो एक ऐसे फोर्स लगेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसके चारों तरफ ये डंडा है ना, इसके चारों तरफ कोई ऐसा लिक्विड है, कोई ऐसा हमने सॉल्यूशन तैयार कर दिया है, मिश्रण तैयार कर दिया है जिसमें एक हल्का है एक भारी है, ठीक है। तो इसके चारों तरफ जब नचाएंगे तो सेंटर के द्वारा फेंका जाएगा एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसको हम लोग केंद्रीय बल कहते हैं। ये केंद्रीय बल क्या करेगा, हचाक से मार करके भारी चीजों को छोटे हल्की चीजों से अलग करवा देगा। जो भारी चीज रहेगा वो दीवारों की तरफ फेंका जाएगा, क्योंकि सेंट्रल जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रहेगा ना, वो भारी चीजों के ऊपर बल लगा करके क्या करेगा, छुड़वा देगा किससे, हल्के चीजों से, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है भारी चीज दीवारों की तरफ भागेगा और हल्का चीज आ जाएगा बीच में, ठीक है। खूब नचा के 2-3 घंटे जब नचा देंगे तो जितने भी भारी चीजें रहते हैं वो हल्के चीजों को छोड़ करके दीवारों तरफ फेंका जाते हैं। क्यों, क्योंकि सेंटर जो है वो फोर्स लगाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो केंद्रीय बल के द्वारा नचा कर अपने चारों तरफ क्या करता है, वह भारी चीजों को जो है हल्की चीजों से सेपरेट करा देता है, अलग करा करके फेंकवा देता है। तो इस तरीके से जो हल्के चीज होते हैं बीच में आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जब हमारी इच्छा पूरी हो जाती है, जब अलग करवा देते हैं फाइनली, तब छोड़ देते हैं। जब छोड़ देते हैं तो शांति से जब छोड़ देते हैं तो कम से कम आधा 1 घंटा के बाद हल्के चीज आ जाते हैं ऊपर, भारी चीज हो जाते हैं नीचे, तलहटी में बैठ जाते हैं। तो इस तरीके से जो है अपकेंद्रण यानी सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रक्रिया के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, किसी सॉल्यूशन, किसी विलयन या किसी मिश्रण में से 2 हल्के और भारी चीजों को अलग कर सकते हैं, खूब बढ़िया से यदि मिल चुके हैं तो। जैसे मान लीजिए दही देखिए, दही से मक्खन तैयार करने के लिए क्या किया जाता है, जैसे कि पुराने समय में जैसे यशोदा मैया क्या करती थी, कृष्ण जी को माखन खिलाने के लिए कैसे माखन बनाती थी, माखन मतलब मक्खन जिसको हम लोग क्रीम भी कह सकते हैं, ठीक है, या फिर तेल या ऑयल जो भी कह सकते हैं, घी भी कह सकते हैं उसको। तो उसको जो है अलग करने के लिए क्या करती थी, जो यशोदा मैया थी वह क्या करती थी, एक बिलोई लेती थी, लकड़ी का बिलोई होता था, और उसको एक बर्तन में, ठीक है, बड़ा सा एक बर्तन होता था जो लकड़ी का ही बना हुआ होता था, उसमें लेकर के रस्सी से बिलोई को नचाती थी। तो जो बिलोई था नचता था, जब इस तरह से नचता था तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फेंकता था, इस तरीके से केंद्र के द्वारा बल लगाया जाता था। तो सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स फेंकता था दही को जाकर के मारता था। दही को जब झटका मारता था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जाकर के झटका मारता था, तो जो दही के अंदर के जितने भी मटेरियल्स हैं भारी वाले, मलाई या जो भी, कहीं मलाई तो हल्के होते हैं, जो भी मतलब भारी जो घटक हैं वो क्या हो जाते थे, घी को छोड़ करके सेपरेट हो जाते थे, अलग हो जाते थे। मलाई को भी छोड़ करके क्या हो जाते थे, सेपरेट हो जाते थे, अलग हो जाते थे। और जब सेपरेट, जैसे मान लीजिए झटका मारता था तो छोड़ देते थे हल्की चीजों को, तो जब वो भारी चीज हल्की चीज को छोड़ते थे दीवार की तरफ जाकर क्या हो जाते थे, चिपक जाते थे, ठीक है। तो इस तरीके से 2-3 घंटा बाद जब झटका मारा था दही के ऊपर जब है बार बार झटका लगता था तो भारी चीज दीवारों पर जाकर के चिपकते जाते थे और हल्के चीज बीच में आते जाते थे। इस प्रकार से जो है
आधे 1 घंटा बाद 2 घंटा बाद उसको जब छोड़ दिया जाता था तो जितने भी घी थे, जितने भी मलाई थे, वो सब ऊपर आ जाते थे और भारी चीजें धीरे धीरे तलाटी में बैठ जाते थे। तो यशोदा मैया क्या करती थी, आराम से प्यार से अपने लल्ला के लिए माखन और घी को क्या कर देती थी, उसमें से छान करके अलग कर देती थी, अलग पात्र में रख लेती थी। इस तरीके से जो है घी मलाई को हमने क्या कर दिया, भारी चीज दही का जो मतलब की क्या कहते थे उसको, ठोस के रूप में वो इकट्ठा होगा, ठीक है। तो उसको क्या कर लिया यशोदा मैया ने, अलग कर लिया। वही माखन था जो ठोस के रूप में इकट्ठा हुआ, वो क्या माखन हो गया। और जो घी मलाई वलाई जो भी है, अब इसको जो है खाने वाने में, रोटी में लपेट में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये हो जाता है आपके अंदर। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा क्या कर सकते हैं हम लोग, इससे भी हम लोग जो है मिश्रण के उसके घटकों को अलग कर सकते हैं। अपकेंद्रण विधि के द्वारा भी जो है हमारे ब्लड में से भी प्लाज्मा को अलग करने के लिए किया जाता है। ब्लड में से आरबीसी के जो कण होते हैं, प्लेटलेट्स के जो कण होते हैं, इनको तलटी में बिठाना चाहते हैं, तलटी में बिठा देते हैं। और जो हल्के चीज जैसे कि प्लाज्मा व्लाज्मा हो गए, इनको ऊपर करके अलग कर दिया जाता है। जैसे कि हम ये समझाना चाहते हैं, स्क्रीन पे देख सकते हैं। देखिए अपकेंद्रण मेथड जो है वो हमारे ब्लड में से जो है आरबीसी और प्लाज्मा को अलग करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। यानी इसका इस्तेमाल हमारे ब्लड को भी सेपरेट करने के लिए किया जाता है। कैसे, क्योंकि ब्लड में हम जानते हैं जो आरबीसी होता है, हमारे ब्लड में क्या होता है भैया, आरबीसी होता है। तो ब्लड को मान लीजिए हमने क्या कर लिया है, निकाल दिया गया, ठीक है। तो आरबीसी, प्लाज्मा, प्लेटलेट सब चीज होते हैं एक मिक्स होकर के कोलाइडी विलयन बनाए हुए होते हैं, वो कोलाइडी सोल्यूशन होता है, ठीक है। तो इसको क्या कर दिया जाता है, एक ऐसा पात्र होता है, ध्यान से समझिए। ऐसा ही एक क्या होता है, एक डंडी होता है, बीच में एक लोहे का डंडी होता है। इसके चारों तरफ जो है आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ठीक है। परखनली जो भी एक टेस्ट ट्यूब होता है, उसमें ब्लड के सैंपल को रख लिया जाता है, ठीक है। और इसके चारों तरफ खूब तेज, खूब गति से जो है इस सेंटर के जो भी एक डंडी है, उसके चारों तरफ जो है टेस्ट ट्यूब को नचाया जाता है, जिसमें ब्लड का सैंपल रखा गया है। खूब तेज नचाया जाता है तो सेंटर के द्वारा फोर्स लगता है, झटका लगता है। तो जितने भी आरबीसी के कण हैं, जितने भी प्लेटलेट्स के कण हैं, जितने भी भारी कण हैं, वो क्या हो जाते हैं, जा करके पेनिया में, ये टेस्ट ट्यूब का जो पेनिया है उसमें दबाव के कारण आकर के बैठ जाते हैं और हल्का चीज ऊपर हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है ब्लड को भी जो है, ब्लड में से भी प्लाज्मा और आरबीसी के कण, भारी कणों को अलग करने के लिए भी सेंट्रीफ्यूगेशन प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है, यानी अपकेंद्रण विधि का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। हाँ, तो ब्लड के सैंपल को भी जो है प्लाज्मा और आरबीसी से अलग करने के लिए भी अपकेंद्रण मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो यह सारा चीज हो गया क्या, अपकेंद्रण विधि। तो इस तरह से भी हम मिश्रण के घटकों को अलग कर सकते हैं, किस मेथड के द्वारा, अपकेंद्रण विधि के द्वारा, ठीक है। तो कब इस्तेमाल किया जाता है, भारी चीजों को छोटे हल्के चीजों से अलग करने के लिए। सेंटर के द्वारा फोर्स लगता है, भारी चीजें तलटी में बैठ जाती हैं और हल्की चीजें ऊपर आ जाती हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, अपकेंद्रण विधि। तो इस प्रकार से जो है हमने सारी मेथड को समझ लिया है कि किस प्रकार से जो है हम इन सभी मेथड का इस्तेमाल करके क्या करते हैं, मिश्रण में से उनके घटकों को सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं। इस तरीके से हमारा चैप्टर हो गया समाप्त। अब हम करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन दिए गए इस चैप्टर में करेंगे वो क्वेश्चन, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। रसमलाई जरूर खाइएगा।